अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नकाश जावेद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये सिर्फ डॉक्टर जानता है। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्कैबीज़ या फिर कीड़ों वाली ख़ारिश। जी बिल्कुल, इसे कीड़ों वाली ख़ारिश इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक आम आँख से ना नज़र आने वाले कीड़े की वजह से फैलती है और जिसका नाम साइंटिफिक नाम जो है वो सारकोप्टेस स्कैबीज़ है। और इसके अलावा ये किस तरीके से अपना काम करता है, इसके अलावा इसके क्या-क्या इसकी अलामात हो सकती हैं, इसका यूजुअल ऑनसेट कितना है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये किस वजह से फैलता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हैं और इसका हम तशख़ीस इसकी कैसे कर सकते हैं। और आप यकीन जानिए मैं आपको एक बात बताऊँगा कि इसकी तशख़ीस हर हर बंदा जो डॉक्टर नहीं भी है वो भी इवन इसकी तशख़ीस कर सकता है। कुछ अलामात इसकी ऐसी स्पेसिफ़िक हैं कि आम बंदा भी इसकी तशख़ीस कर सकता है और तशख़ीस के बाद इसकी थोड़ी-सी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं ये कीड़े के बारे में। ये जो सारकोप्टेस स्कैबी है ये बेसिकली इच माइट है एक, जो कि काम कुछ इस तरीके से करता है कि आपकी स्किन के ऊपर छोटा-सा एक सुराख करता है और आपकी स्किन के नीचे चला जाता है, जिल्द के नीचे जो है अपना चला जाता है, एक टनल बना लेता है, खोदना शुरू कर देता है उसको, ऊपर वाली जिल्द को खोदता-खोदता ये एक टनल बना लेता है। उस टनल के अंदर जिस तरीके से खरगोश करते हैं एग्ज़ैक्टली, वो उस टनल के अंदर जाकर रहता है और खुद भी रहता है और अपने अंडे भी देता है। जिसकी वजह से आपको ये चीज़ मालूम होगी कि हमारी जो स्किन जिल्द, जो कि एक सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, एक सबसे बड़ा अज़ा है एक जिस्म का, ये उसके नीचे चला जाता है और जाकर अंडे भी देता है और ख़ुद भी रहता है। और ये एक इंसानी जिस्म के अंदर ही फलता-फूलता है, ये बाहर नहीं रह सकता। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक इंसानी जिस्म से दूर रहता है और उसके बाद मर जाता है। उसकी वजह से जो इंसानी जिस्म है उसके अंदर एलर्जी पैदा हो जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी बाहरी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें ख़ारिश महसूस होती है, हमें तंगी महसूस होती है, तल्ख़ी महसूस होती है और इस तरीके से लगता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं हमारे जिस्म के ऊपर। तो बात करेंगे इसके सिम्पटम्स के बारे में। सिम्पटम्स के अंदर सबसे पहले तो जी इसके अंदर ख़ारिश मेन सिम्पटम है। ख़ारिश कुछ जगहों के ऊपर होती है, बड़ी स्पेसिफ़िक जगहों के ऊपर। मैं आगे भी बताऊँगा अपने डायग्नोसिस के अंदर कि कहाँ-कहाँ पर वो ख़ारिश होती है। अभी भी थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ख़ारिश जो है वो कलाइयों के ऊपर, उँगलियों के दरमियान में, ये जो वेब होता है हमारा बना हुआ उँगलियों का दरमियानी हिस्सा, कलाइयों के ऊपर, आर्मपिट्स के अंदर, ठीक है? इसके अलावा हमारी वेस्ट के ऊपर, हमारी जो वेस्ट होती है उसके ऊपर, इसके अलावा पैरों के जो हमारे, जिसको हम लोग टोज़ बोलते हैं, उनके दरमियान में ये ख़ारिश होती है और ये बड़ी ऐसी ख़ारिश होती है जो पिंपल्स की तरह की होती है, छोटी-छोटी, छोटे-छोटे से पिंपल्स टाइप बनते हैं। तो ये दिखाएँ इसका हाथ बाजू दिखाएँ मुझे, ये देखिए, सारे के हाँ, सारे जिस्म पे हैं इसके, ऐसे ही हाँ, है? हाँ। मगर ये हाथों पे है ज़्यादा, बाकी जिस्म पर नहीं, अब ये निकला है। इस तरीके से हमें शो करती है। इसका यूजुअल ऑनसेट जो अगर देखा जाए कि बीमारी को होने के लिए कम अज़ कम एक बंदे को के ऊपर ये बीमारी होने के लिए उसका किसी दूसरे जिसको ये बीमारी पहले से लगी हुई है, उसके साथ कम से कम 10 मिनट के लिए रहना पड़ता है। कम से कम 10 मिनट अगर उसके साथ अच्छा कॉन्टैक्ट बनेगा दूसरे जिस्म का, तब जाके ये बीमारी पहले इंसान से दूसरे इंसान के अंदर कन्वर्ट होती है और ये कंटेजियस है, ये बहुत तेज़ी से फैलती है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं फैलती, ये फैलने वाली ख़ारिश है और ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फैलती है। जी, अगर बात की जाए कॉज़ेज़ के बारे में, तो कॉज़ेज़ इसके अंदर जो है हमारे पास जो सबसे मेन कॉज़ आती है इसकी, वो स्कूल्स वग़ैरह हैं, स्कूल्स क्राउडेड प्लेसेस हैं, यानी बहुत ज़्यादा बंदे जहाँ पर हमें मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, उन जगहों के ऊपर ये जो है इसका हमला होता है और उसके बाद ये उन जगहों के ऊपर फैलना शुरू हो जाती है। उन जगहों से दूसरी जगहों के ऊपर फैलना शुरू होती है। जिस तरीके से प्रिज़न्स हैं, जेल खाना जात या ओल्ड एज होम्स हैं,
जो या फिर स्कूल्स हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, स्कूल्स के अंदर बच्चे जो हैं ये अक्सर अमूमन जो है दूसरे बच्चे से लेकर अपने घर के अंदर ले आते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा घराना जो है वो इसकी जद में आ जाता है। एक और बात मैंने आपको बतानी थी, इसको हम लोग 7 ईयर्स इच भी बोलते हैं, जो यानी 7 साला खारिश। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर इसका इलाज ना किया जाए बर वक्त तो ये 7 साल तक भी रह सकती है। ये इस तरीके की बीमारी है, ठीक है। इसको इटसेल्फ बोला जाता है, 7 ईयर्स इच के नाम से ये जानी जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं जी डायग्नोसिस के बारे में। मैंने आपको आपको बोला था कि मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा डायग्नोसिस का कि आप इवन खुद भी जो है इसको डायग्नोज कर सकेंगे। मैं बाकी पिक्चर्स वगैरह भी जो है ना इसके ऊपर डाल दूंगा ताकि आप लोग देखें कि ये किस तरीके से दिखती है खारिश इटसेल्फ, खारिश किस तरीके से दिखती है। बट इसको डायग्नोज यानी इसकी तशखीस करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जहन में रखना बड़ा ज़रूरी। एक तो मैंने आपको शुरू में बताया सिम्टम्स के अंदर कि भाई ये जो है अलामात के अंदर मैंने आपको बताया, ये जो है बेसिकली आपकी कलाइयों के ऊपर जो है, बेसिकली कलाइयों के ऊपर और उंगलियों के दरमियान में इसके जो है आपको पिंपल टाइप जो है रैशेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपकी ये आर्म पिट्स हैं या वेस्ट है इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके जो टोज हैं उसके दरमियान में देखने को मिलते हैं। एक तो पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप देखें कि आपके घर में खाली आपको खारिश नहीं है, आपके बच्चों को भी खारिश है या आपके बुजुर्गों को खारिश हुई हुई है, ठीक है ना, और इसके अलावा आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको भी खारिश है और काफ़ी हद तक यही सिम्टम्स हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है, तकरीबन 99% कंफर्म हो जाता है कि ये जो खारिश है ये स्कैबीज़ की ही वजह से है। अच्छा जी, अगर हम बात करें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास कुछ लोशंस आते हैं जी, जिसके अंदर नंबर 1 के ऊपर परमेथ्रिन है और वो फर्स्ट लाइन हमारे पास चॉइस भी है तो ट्रीटमेंट की स्कैबीज़ के लिए परमेथ्रिन। इसके अलावा क्रोटामिटोन हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं, लिंडेन सॉल्यूशंस आते हैं। इसके अलावा आइवरमेक्टिन है, हम लोग वो भी प्रेस्क्राइब करते हैं। परमेथ्रिन 5% में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोशन मिलते हैं, मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं। इसको लगाने का एक स्पेसिफिक तरीका है, वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करता हूँ कि आपने क्या करना है जी। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये एक दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ स्टडीज़ जो हैं वो बताती हैं कि इसको कम से कम 2 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए 24 घंटे में। वो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो ट्रीटमेंट के अंदर आप ये समझ लें कि ये ट्रीटमेंट खाली आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिसको ये है, ये बीमारी या नहीं है, ख़ारिश घर में है या नहीं है, आपको हुई हुई है, आपने सारे घराने को ये काम करवाना है। क्या करवाना है जी? आपने वो लोशन खरीद लेना है परमेथ्रिन 5% के नाम से, जो बेसिकली मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है डिफरेंट नामों से। तो आपने वो एक लोशन ले लेना है, रात को नहाना है, धोना है, जिस्म को खुश्क करना है, खुश्क करने के बाद गर्दन से लेके पैर के तलवों तक अच्छे तरीके से इस लोशन को लगाना है। लगाने के बाद आपने इसको 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। 12 घंटे के बाद दोबारा आपने इस्तेमाल करना है इसको, नहाना है, धोना है, जिस्म को खुश्क करना है, खुश्क करने के बाद दोबारा लगाना है, दोबारा आपने 12 घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर नहाना है, धोना है, जिस्म को खुश्क करना है, उसके बाद इस्तेमाल नहीं करना। ओनली 2 टाइम्स, 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है 24 घंटे में, 12 घंटे का वक्फा देके। और उसके बाद आपने तमाम अपने कपड़े, ओढ़ने वाले लिहाफ, बेड शीटें, तकियों के कवर, इनको उठाएं, उबलते हुए पानी में डालें, डिटोल डालें, सर्फ डालें, अच्छे तरीके से इनको धो दें। धोने के बाद आपने तकरीबन 1 या 2 दिन इनको धूप लगवाएं, उल्टा करके इस्त्री करके फिर कपड़े पहने, ताकि ये जो इच माइट है ये ख़त्म हो जाए। 2 दिन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले कि भई ये 3 दिन तक ज़िंदा रहता है। तो अगर आप 2 दिन भी धूप लगवा लेते हैं तो ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा इसके सिम्पटम्स कम से कम भी 3 से 4 हफ़्ते ट्रीटमेंट के बाद भी रहते हैं, तो आपने डरना नहीं, घबराना नहीं। हाँ, अगर 3 से 4 हफ़्ते के बाद इस ट्रीटमेंट के बाद आपके सिम्पटम्स नहीं जाते, तो उस सूरत में आप एक तो सबसे पहले तो डॉक्टर से रुजू करें, और दूसरी बात ये कि आप दोबारा रीट्रीटमेंट की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको ये मेरा वो बात करना है वो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वैसे ही पाकिस्तान में तो हर डॉक्टर्स को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।